नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों के भारत बंद की, जिसके समर्थन में पूरा विपक्ष उतर आया है। विपक्षी दलों ने बारी बारी से बंद का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर निशाना लगाया है। विपक्ष किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गया है। आज विपक्ष के कुछ नेता सड़कों पर भी उतरे और किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद की। हालांकि सरकार और बीजेपी भी विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार वही कर रही है जिसका विपक्षी दल सत्ता में रहते हुए समर्थन कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट हटाने और इंटर स्टेट व्यापार को फ्री बनाने का दावा किया था, लेकिन अब वो विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, विपक्ष एक के बाद एक चुनाव हार रहा है और अब वो अपना वजूद बचाने की लड़ाई कर रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मैदान में कूदे और विपक्ष पर आरोपों की बारिश कर दी। कल है भारत बंद, इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, किसान आंदोलन क्यों बना, मोदी वर्सेस विपक्ष, और भारत बंद से क्या हासिल होगा, इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे सारी की सारी लड़ाई अब मोदी बनाम विपक्ष हो गई है। सुनिए। अगर किसान कह रहे हैं कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जिद कर रही है उस कानून को लाने के लिए? और अगर जिद कर रही है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस या बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बने हैं। खेती में भी अगर वो लोग आ जाएंगे तो हमारा जो गरीब किसान है उसकी पैदावार की कीमत कौन देगा? किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान करना चाहता हूं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी राइट माइंडेड पीपल को कि वो बढ़ चढ़कर इस बंद में सहयोग दें, ताकि सत्ता के अहंकार में बहरी हुई सरकार, आंखें मूंदी हुई सरकार की आंखें खोली जा सकें और इसके कान खोले जा सकें। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो राष्ट्र की बात में आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। क्या यह लड़ाई वाकई किसानों की नहीं, सिर्फ मोदी वर्सेस विपक्ष की है? और दूसरा ये, कल जो भारत बंद विपक्ष ने बुलाया है उससे क्या हासिल होगा? इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से इकबाल सिंह लालपुरा आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इकबाल सिंह लालपुरा भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत आ गई हैं, उनको भी आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहां स्टूडियो में ए.के. वाजपेयी आ गए हैं एलजेपी से। सुनील साजन जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से और आरजेडी से मेरे साथ सैयद फैसल अली भी जुड़ेंगे। बहस की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। योगी कह रहे हैं विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर हमला कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया विपक्ष अराजकता फैलाने की साजिश कर रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी। आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अराजकता फैलाने की साजिश हो रही है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं चुनाव जीत नहीं पाते इसीलिए मोदी पर हमला कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आप ही से शुरू करूंगा बहस को, जवाब दीजिए। एक तरफ
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं आप सिर्फ मोदी के खिलाफ आपको हमला करने का बहाना चाहिए, उन्हें घेरने का। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आप साजिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं क्योंकि आपको बीजेपी की सत्ता हजम नहीं हो रही है। ये दोनों ही लोग अहंकार में इतने चूर हैं, योगी जी और रविशंकर प्रसाद जी, कि वो ये भूल गए हैं कि इस देश का सबसे बड़ा प्रोफेशन, इस देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि में है। 62 करोड़ किसान अगर आज देश के परेशान हैं और इस सर्दी में सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी के फव्वारों से वो मार खा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, तो वो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए दिल्ली आ गए, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगी और 3 बातें कहने के बाद मुझे लगता है हम ये डिस्कशन आगे भी करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है एमएसपी की, वो होना चाहिए, जो जमाखोरी के अंदेश है वो होना चाहिए। लेकिन 3 बातें मैं याद दिलाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को। एक संवेदनशील सरकार वो होती है जब वो कानून बनाती है और जिसको वो प्रभावित करते हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनसे बातचीत करती है। सबसे पहली बात तो कानून बनने से पहले सलाह मशवरा होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरी बात, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे कंज्यूमर अफेयर्स पर, और एक रिपोर्ट को मनमोहन सिंह जी को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तब दिया था और कहा था एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। राजनाथ सिंह जी ने 2012 में कानूनों के किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर कहा था जब किसान सड़क पे आ जाता है तो हट छोड़कर घुटने टेक देने चाहिए। और अरुण जेटली जी ने नेता विपक्ष राज्यसभा के तौर पर 2012 में राज्यसभा में ही कहा था कि ऐसा है अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी अपने किसानों को बचाने के लिए $400 बिलियन हर साल खर्चा करते हैं, उसके बाद वो बच पाते हैं। जबकि वहां बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वहां उद्योगपति खरीदते हैं डायरेक्ट किसान से, लेकिन उसके बाद भी किसान को उपज का पैसा नहीं मिल पाता है। तो क्या हम किसानों की इन दिक्कतों को देखकर अनदेखा कर सकते हैं? क्या हम अपने आंखों पर पट्टियां बांध सकते हैं? अगर किसान आज तकलीफ और दिक्कत में है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उठकर उस किसान के हक की लड़ाई लड़े जिस किसान ने आज तक हमारा पेट पाला। और मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ कि जिस किसान ने हमें और आपको पाल पोस के बड़ा किया और अन्न खाने को दिया, उपजाया, धरती का चीरा फाड़ कर, वो किसान आपके अन्न को बार बार ठुकराता है, अपना खुद का लाया हुआ खाना खाता है नीचे में। इससे ज्यादा करारा तमाचा इन दम्भी और सत्ता में चूर, दम्भ में चूर सरकार के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ओके, सुप्रिया श्रीनेत, आपने अरुण जेटली और आपने विपक्ष के नेता राजनाथ सिंह उस समय के उनके बयान, उनके भाषण तो बता दिए, लेकिन आज कानून मंत्री खुद कह रहे हैं, और आपको भी पता है सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हैं, 2010 का शरद पवार का वो लेटर तब के सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और दिल्ली की तब की सीएम शीला दीक्षित को लिखा हुआ, उसमें क्या कह रहे हैं आपके कृषि मंत्री उस समय के 2010 के शरद पवार? यही सब बातें तो वो भी कह रहे थे, किसानों को प्राइवेट प्लेयर्स का फायदा मिलना चाहिए। कपिल सिब्बल का भी एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है, सुप्रिया श्रीनेत, उसका भी जिक्र कर दीजिए कि बिचौलिया सारी की सारी रकम खा जाता है किसानों की। तब कुछ और बात कर रहे थे, आप भी अब कुछ और बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने सवाल पूछा है, क्योंकि यही भ्रांतियां सोशल मीडिया के माध्यम से, और इस देश का कानून मंत्री आधा सच आजा के दुनिया को बताता है, कितने शर्म की बात है। अब आप सुनिए उसकी असलियत क्या थी। हमारी सरकार 2004 से 2014 तक थी। मंशा एक चीज हो सकती है किसी एक मंत्री की, लेकिन उसको कभी कानून नहीं बनाया गया। हमने एक तरफा कानून नहीं बनाए। हमने जब लैंड एक्विजिशन भी बनाया तो किसानों से पहले बैठकर बात करी। हमने प्रतिपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और यही हमने इसके साथ भी किया। 2004 से 14 तक 10 साल में भी हमने ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया? क्योंकि किसान ये नहीं चाहता था। किसी एक मंत्री की मंशा होना अलग बात है, लेकिन क्योंकि अरे एक सेकंड ना एक सेकंड सुप्रिया, एक सेकंड, नहीं सुप्रिया, नहीं एक सेकंड ना वो उस समय कृषि मंत्री थे। प्लीज सिर्फ कृषि मंत्री पर आप ये बात मत डालिए। ये सिर्फ एनसीपी का और शरद पवार का जिम्मा था या उनकी जिम्मेदारी है इस चिट्ठी की, ये आप मत कहिए।
और आपने कानून नहीं बनाया, लेकिन मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि प्रिंसिपली, फंडामेंटली, बुनियादी तौर पर आपकी सरकार के कृषि मंत्री और आपकी सरकार का स्टैंड 2010 की इस चिट्ठी से साफ हो जाता है। बिचौलिए सारा पैसा किसानों का खा जाते हैं, उनको हटाना चाहिए और प्राइवेट प्लेयर्स का फायदा किसानों को मिलना चाहिए। वाजपेयी जी सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि वाजपेयी जी सही कह रहे हैं। अभी उसी चिट्ठी को दोबारा पढ़ के डिस्कस कर रहे थे। नहीं, ये कांग्रेस की नेत्री बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि कानून हमने बनाया नहीं, तो भाई अब क्यों एमएसपी पे कानून बनाने की बात कर रहे हो आप? जब आपने 1969 से एमएसपी लागू है, तब तो आपने कानून बनाया नहीं 70 साल, और आप कह रहे हो कि कानून बनाइए। दूसरा मुझे बताइए कि 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि इसको हम रिफॉर्म्स करेंगे, मंडी एक्ट खत्म करेंगे, एपीएफसी हम खत्म करेंगे। तो अब क्या स्थिति है? देखिए हो क्या रहा है, ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। जैसे, तो इनका जैसे उस समय बीजेपी के नेता सेक रहे थे। अरुण जेटली जी का भाषण वायरल है। मैं आ रहा हूं, उसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा आपके पास सुन लेंगे जो बड़ा क्लियरली सुन लें। हाँ। देखिए, ये कोई भी सरकार आ जाए, ये कानून उनको बनाना ही था। जब आप WTO से एग्रीमेंट करते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं प्लीज लेबर लॉ में रिफॉर्म्स करिए, एग्रीकल्चर लॉ में रिफॉर्म्स करिए, और इसीलिए कांग्रेस भी करना चाह रही थी, इसीलिए वो लेटर भी लिखे गए। देखिए क्यों स्टैंड चेंज करते हो, क्यों गुमराह करना चाहते हो? जो किसानों की समस्याएं पहले थी वो आज भी वैसी खड़ी हैं। बल्कि इस सरकार ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ इन्होंने अलॉट करके दिए। स्वामीनाथन की कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने लागू करके दी। आप बताइए आपने क्यों नहीं की? देखिए, आप बताना तो पड़ेगा ना, आपको जनता को बताना पड़ेगा कि भैया हमने इसलिए नहीं किए। अब आप विपक्ष में बैठे हैं तो उल्टी बात कर रहे हैं। क्यों इस तरह की दोगली बात कही जाएगी भाई? क्यों गुमराह किया जाएगा? आप साफ साफ कहिए कि भाई कानून हम बनाना चाहते थे, इसलिए ये चिट्ठियां लिखी गई। अच्छा एक बात बताइए, ये केजरीवाल साहब ने तो फौरन नोटिफिकेशन निकाल दिया था और आज ये धरने को सपोर्ट करने पहुंच गए। मुलायम सिंह यादव ने भी सपोर्ट किया। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सपोर्ट नहीं किया था? आप हमेशा आधा सच बताते हैं। कौन सा आधा सच बता रहे? बताइए कौन सा आधा सच है? आप बताइए, चलिए पॉइंट आउट करिए कौन सा आधा सच है। किसान देख रहा है, आप किसके साथ खड़े? इतना सत्ता के लोग में मत अंधे हो जाइए कि देश के किसान के खिलाफ ही साजिश करने लगी। आप हमें बताइए कि बिल में कौन सी चीज किसान के हित के लिए है? आप तो इंटेलिजेंट उसमें पत्रकार भी रहे हैं, आप बताइए ना कौन सा नंबर 1? मैं गिनता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैं चुप हूं। गिनाइए कौन सा हित में है? ऐसा है मानव जी, कोई भी कानून जब बनता है तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके बनता है। हमें कोई कानून बनाना ही नहीं था, हमने सलाह मशवरा किया ही नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रातों रात चोरों की तरह कानून बनाया और उससे जबरन राज्यसभा में पास कराया। उन किसानों को ये क्या, आज तो ये किसानों पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनको खालिस्तानी बताते हैं, उनको कम्युनल बताते हैं। अरे थोड़ी शर्म इकबाल सिंह लालपुरा, है। इकबाल सिंह लालपुरा नहीं करेंगे। आइए इकबाल सिंह जी, और बताइए, अब ये जो कल भारत बंद है, इसको पूरे विपक्ष का समर्थन है, पूरे विपक्ष का। आप अकेले रह गए, बल्कि आपके सहयोगी दल हैं वो भी असहज हैं इस पर। इकबाल सिंह लालपुरा जी, हम अकेले नहीं हैं, देश हमारे साथ है। ये जो झूठ की राजनीति करते हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसान भाइयों ने तो इनको कह दिया कि आके बैठना बैठ जाओ, लेकिन हम आपको बोलने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये झूठे हैं। जो आदमी अपने मैनिफेस्टो से भागता है कि 2019 में कहा था कि हम इसको रिपील कर देंगे और एसेंशियल कमोडिटीज को अमेंड करेंगे, आपने जो बातें आप नहीं कर पाए, हमको मौका मिला, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का पूरा प्रयत्न किया और ये इस बात को हमने डेट भी फिक्स कर दी कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। हमने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि उनको दी। हमने बुजुर्ग किसानों को पेंशन देना आरंभ कर दिया। एक एक दाना मंडी से हमने धान का उठवाया है, एक एक दाना हमने धान का उठवाया है। और आपने ऐसी बातें कर किसानों को भी और देश को खर्च करना छोड़ दीजिए। सोमवार आपके 3 से 6 दिन तक किसानों को किसान को ये बताइए इस बात का। 3 से 6 तरीक तक आपके मुख्यमंत्री जी और आपकी लीडरशिप
पंजाब और हरियाणा में किसानों को उकसा रही थी। भाई आप ही के सहयोग अरे से आप आपको अपनी छोड़ सच कर में भागने जा रहे हैं। क्यों भागने जा तुम्हारी रहे हैं? सरकार है क्योंकि वो देख रहे हैं पंजाब कि दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किसानों के हित की आप बात नहीं कर रहे हैं। आपके सबसे पुराने सहयोगी आपने शिरोमणि अकाली दल ने आपका साथ छोड़ दिया। 1964 से लेके जय जवान जय किसान की बात तो बादल शास्त्री ने छोड़ दी थी। आपने किसान का गला घोटने की बात की, आपने किसान का गला घोटने की बात की, आपने एक एक करके इकबाल सिंह लालपुरा, बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं इनको मोदी की सत्ता, मोदी का प्रधानमंत्री बनना, बीजेपी का सत्ता में आना हजम नहीं हो रहा। जरा मुझे समझाइए, ये जो विरोध कर रहा है पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ हो गया। मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं, क्या वजह है कि पूरा विपक्ष एक हो गया? अगर किसान खुश है तो किसान की नब्ज विपक्ष नहीं समझ रहा है क्या? हर आदमी जगह तलाश रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि हम शक्ति ले। जो आदमियों ने, जिन कैंडिडेट्स ने आम आदमी के इलेक्शन लड़े तरन तारण में और सुल्तानपुर लोधी में, उनका बुरी तरह पिट गए, वो चौथे नंबर पे आए। वो लोग कहते हैं कि हम तो जी सम्मान, हम तो प्लेयर हैं, हम सम्मान वापस करने जा रहे हैं। आपने नोटिफाई भी कर दिए एक्ट, अब आप कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। आपको अपना आप तो सोचिए, तो आप तो अपने आप के साथ भी नहीं है, आप किसानों के साथ नहीं, लेकिन इकबाल सिंह जी, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आपके मुताबिक आपकी बात ही मान लूं, आप कह रहे हैं पंजाब हरियाणा में थोड़े बहुत किसान नाराज हैं, बाकी देश में बाकी प्रदेशों में विरोध नहीं है। अगर ऐसा है तो सारे के सारे प्रदेशों की पार्टियां क्यों एकजुट हो गई? भारत बंद के समर्थन में सारे क्यों उतर आए? हम किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे। किसान हमारा भाई है। इन लोगों ने हमारे साथ इलेक्शन लड़े हैं। जहां जहां ये सबसे ज्यादा पिटे हैं, वहां सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। इनको इतनी भी शक्ति नहीं है कि पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठ के हमारा मुकाबला कर सकें। ये तो अपनी 86 रोटियां सेक रहे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई असूल है और ना ही कोई इनके पास पॉलिसी प्लानिंग है जिससे ये देश में बदलाव ला सके। ओके, सैयद फैसल अली कर सके, किसान की आमदनी बढ़ा सके। सैयद फैसल अली, एक बार फिर से इकबाल सिंह लालपुरा वही आरोप लगा रहे हैं जो योगी जी लगा रहे थे थोड़ी देर पहले। चुनाव में हरा नहीं पाते हैं तो आप अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, भारत बंद के समर्थन में उतर आए। देखिए मानक, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। आज सवाल इस बात का नहीं है कि कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है। हम आप सारे लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 11 दिन से तकरीबन 2-2.5 लाख किसान दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं और उनके साथ जिस तरह की स्थिति हो रही है वो भी हम देख रहे हैं। पूरे दुनिया में ऐसी कोई निष्ठुर और संवेदनहीन सरकार नहीं होगी जो इस तरह से अपने किसानों को, अन्नदाताओं को ट्रीट करती हो। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इसको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसकी गंभीरता को समझिए। एक बात ये जो लोग कह रहे हैं कि किसान के समर्थन में है ये कानून, मैं 1-2 सवाल उठाना चाहता हूँ। आज आप देखिएगा यशवंत सिन्हा जो इनके बहुत प्रिय एक समय के फिनांस मिनिस्टर रहे हैं, उनका एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब वो लोग विपक्ष में थे, एक समय ऐसा आया था कि एक कानून पास करवाना था कांग्रेस सरकार को, बिल लेकर के आई और स्टैंडिंग कमेटी में फिनांस से रिलेटेड मैटर था, आया और यशवंत सिन्हा साहब चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस के, उन्होंने उस पर बहुत सारे अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। स्टैंडिंग कमेटी में पहले तो आया, ये समझिए, उसके बाद वो रिपोर्ट गई और फिर हुआ कि नहीं इसमें संशोधन किया जाए। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें संशोधन लाया, बहुत ज्यादा लाया। तो ये स्थिति हो गई कि फिर विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया कि ये तो पूरा नया बिल हो गया है और उसको फिर से दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है जिसके चेयरमैन यशवंत सिन्हा थे। तो ये स्थिति रही है प्रजातांत्रिक व्यवस्था की। और आज क्या हो रहा है कि आप एक कानून लेके आ रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, मानक ये जो लोग आज इसके वाजपेयी जी हैं या लालपुरा साहब हैं, कि क्या ये दावे के साथ बता सकते हैं एक संगठन ऐसे किसान संगठन का नाम बताएं जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर है इस पूरे कानून में, कि उनसे कोई बातचीत हुई? जून में जब पूरा देश पैंडेमिक से जूझ रहा था और हाहाकार मचा हुआ था, तो इसको जल्दबाजी में ला करके अपनी जो मेजॉरिटी है इनकी लोकसभा में, उसके बलबूते पर लोकसभा में पास करवाया
और उसके बाद उसको फिर बुलडोज किया इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। और ये दोनों शब्द भी यशवंत सिन्हा ने आज अपने आर्टिकल में लिखे हैं। इसको राज्यसभा में आप लोग देखा है कि ध्वनि मत से किस तरह से ऑपोजिशन के घोर विरोध के बाद इसको पास करवाया। ठीक है, लेकिन सैयद फैसल क्या जल्दी थी? तीन चीजों का सवाल जवाब मैं पूछना चाहता हूं। ये लोग जो कह रहे हैं किसान भाई जिसके लिए आप कानून बनाया, ये भी एक इतिहास है। मानक आपकी बड़ी लंबी पत्रकारिता की जर्नी रही है, आप बताइए कि 6 साल में जितने कानून बने हैं, क्या इससे पहले की सरकारों ने, चाहे वो यूपीए कांग्रेस की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, उन पीरियड में कानून नहीं बनते थे, खूब कानून बनते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 साल में कानून बने और हर कानून का रोड और सड़कों पे और गांव घर में विरोध हो रहा है, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह तो होगी। एक दूसरी बात यह है कि आप देखिए, ये आप भी अभी कह रहे थे कि कृषि मंत्री ने ये कह दिया और कानून मंत्री ने ये कहा इसके समर्थन में। मेरे भाई, आपको ही पता है कि किसी के कहने और नहीं कहने से सरकार नहीं चलती है, कानून नहीं बदलता है। स्टेटमेंट तो ये भी दिया गया नागरिकता कानून के बारे में कि एनआरसी नहीं आएगा, और उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो अगर आप संजीदा हैं, अगर आप सीरियस हैं, जो सबसे बड़ा जो स्टम्बिंग ब्लॉक है, जो सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत है कि एमएसपी गारंटीड नहीं है। एमएसपी आपको आश्चर्य होगा, आपने पढ़ा होगा वो फॉर्म लॉ कि उसमें पूरे कानून में कहीं पे एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। आप एमएसपी एश्योर कर दीजिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इशू है, आप जानते हैं कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां, एक सेकंड सैयद फैसल अली, एक सेकंड फैसल, आपको भी पता है किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार कुछ कदम पीछे हटने को तैयार भी है। ऐसे में भारत बंद क्यों बुला रहे हैं? नहीं, ऐसे में भारत बंद से क्या होगा? सरकार कह रही है ना, और अगले दौर की बातचीत भी है 9 तारीख को। ऐसे में 8 तारीख को भारत बंद से क्या होगा और क्या मकसद क्या है? मानक, मैं यही बात हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि सरकार आज घुटने टेकने को थोड़ा बहुत तैयार हुई है। हालांकि इस सरकार का जो स्टाइल है वो भी आप समझ लीजिए, माई वे या ऑन द हाईवे, इस स्टाइल की सरकार है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। जब आज आप बनाने के लिए या अमेंड करने के लिए थोड़ा पीछे हटने को तैयार है, क्या ही बढ़िया होता कि आप इन लोगों से पहले, जो इतने बड़े बड़े संगठन हैं हमारे किसानों के, उनसे पहले बात। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा वाजपेयी जी, मुझे बताइए, अभी हमारे पैनल में सुनील साजन आने वाले थे समाजवादी पार्टी के, खबर आ रही है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भारत बंद, उससे पहले नेताओं को रोकना, गिरफ्तार करना, ये सड़कों पर ये संग्राम अचानक कैसे शुरू हो गया? 144 अगर लग गई है लखनऊ में, तो क्यों आप प्रदर्शन करोगे भाई? कानून का तो पालन आपको भी करना है। क्यों 144 लगाई गई? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, हुदंग ना मचे, क्यों प्रदर्शन तो कर सकते हैं। अरे भाई, प्रदर्शन कर सकते हैं शांति ढंग से, लेकिन अगर हमेशा हमको ये है कि बिल्डिंग जलाएंगे, व्हीकल जलाएंगे, तो वो तो पुलिस का काम है ना, उसमें हमारा क्या रोल है? अगर 144 है तो हर नेता की ये जिम्मेवारी बनती है कि समाज में शांति व्यवस्था रखे। दूसरी बात मुझे बताइए, क्या इस गवर्नमेंट, एक सेकेंड, क्या इस गवर्नमेंट ने कानून बनाने की प्रक्रिया पलट गई है? क्या कानून पार्लियामेंट में नहीं बन रहा है? क्या आप खुद कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में मैटर गया पहले, उसमें अमेंडमेंट हुई पहले, ये तो खुद मान रहे हैं आप। तो उसके बाद अगर ऑर्डिनेंस आ गया है और जो पार्लियामेंट में रेटिफाई हो गया, तो उसमें कहां दिक्कत है आपको? और एक बात बताइए, स्टैंडिंग कमेटी में वो कह रहे हैं यूपीए के समय उन्हीं की बात कर रहा हूं, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब मसौदा तैयार था, सारी चीजें डिस्कस हुई है डिटेल में, अमेंडमेंट भी हुई है। तो एक चीज अगर आपकी बनाई हुई पड़ी थी, उसी को हमने एज इट इज लागू किया। और एमएसपी कहां अटैक हो रही है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ना एपीएमसी एक्ट टच हो रहा है, ना एमएसपी टच हो रही है। तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप गुमराह क्यों कर रहे हैं भाई? गुमराह करने की कहां जरूरत है? किसान की और सरकार की बात चल रही है, कहां तक सरकार पीछे हटेगी? वो अगर एग्री होंगे तो बात होगी। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस ले लीजिए। पहले डिफेक्ट तो बताइए। 37 मांगे उन्होंने रखी सरकार के सामने, और 37 में से कन्फाइन होकर 12 में आ गई, और 12 में सरकार 4 मानने को तैयार हो गई। तो ये आप बीच में क्यों बीच में पड़ना चाह रहे हैं? ये हमको समझ नहीं आ रहा। और जबकि कल जब ये सरकार में थे तो यही सेम कानून ये लाना चाहते थे, इसका क्या जवाब है? ओके ऑल राइट। पूरी तरीके से वाजपेयी जी, देखिए वही बात है ना, आधी बात आप भी बताते हैं। ये लाना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन विपक्ष में जब बीजेपी और एनडीए वाले लोग थे वो विरोध करते थे। हमने भी जवाब दिया, वो विरोध करते थे। सरकार को भी बताना पड़ेगा ना, पूरा सच ही है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। भारत बंद कल बुलाया है, विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया है, उससे हासिल क्या होगा? चर्चा जारी है, लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय
पतंजलि हनी, प्योरिटी की डबल गारंटी, प्योरिटी की 100 से अधिक पर 100% खरा। राष्ट्र की बात में आज बहस ये हो रही है कि कल विपक्ष ने और किसान संगठनों ने जो भारत बंद बुलाया है उससे हासिल क्या होगा। क्या सरकार पीछे हटेगी, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा। और जैसा सरकार आरोप लगा रही है, विपक्ष सिर्फ अराजकता फैलाना चाहता है क्योंकि बीजेपी का सत्ता में बैठना उसे हजम नहीं होता। सुप्रिया, कल जो भारत बंद बुलाया गया है उससे आप क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। सुप्रिया, सबसे पहले तो मुझे ये सुनकर भी हतप्रभ लग रहा है कि अराजकता भाजपा बोल सकती है, मीडिया को तो नहीं यूज करना चाहिए। ये तो लोकतंत्र है और संवैधानिक अधिकार है, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। भारत बंद होना पहले भी हुआ है, डिसरप्शन पार्लियामेंट से सड़क से सदन तक की लड़ाई पहले भी लड़ी गई है, अभी भी लड़ी जाएगी। ये हमारा अधिकार है और इसमें कोई जबरन नहीं हो रहा है। लोग अपने आप सहयोग दे रहे हैं, पूरा देश इसमें खड़ा है साथ में, चाहे वो ट्रकर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो टैक्सी एसोसिएशन हो, चाहे वो मंडियां हो, ये सब एक साथ खड़ी हैं इसके खिलाफ। तो सरकार को अभी भी समय रहते चेतना चाहिए कि आप जिन किसानों के दमन में जुटे हुए हैं उनके साथ आज पूरा देश खड़ा है और ये कहीं पर भी असंवैधानिक नहीं है, कहीं पर भी अराजक नहीं है। ये शांतिपूर्ण है। ये 11 से 3 बजे तक होगा, सारी इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी और उसके अलावा ये संवैधानिक है। लोकतंत्र में इस पे सवाल बताइए इकबाल सिंह जी, बताइए भारत बंद से दिक्कत क्या है। विपक्ष का अधिकार है सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना, सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाना। इकबाल सिंह लालपुरा, क्या दिक्कत है इसमें? ये कोई भारत बंद पहली बार तो हो नहीं रहा। बात सिंपल है, ये है कि हम किसान के आमदन बढ़ानी चाहते हैं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं। हम किसानों से बात कर रहे हैं, उनके शंके और डर दूर करने का प्रयत्न हो रहा है। यही अगर पहले कर लेते तो शायद यहां तक बात आती ही नहीं। देखो, पहले हमने तो कभी इसमें वो रखा ही नहीं शंके वाली बात। नीति आयोग में किसान भाई आए, राकेश टिकैत जी और दूसरे लोग सभी शामिल हुए, बातचीत की। उसके बाद सरकारों को बुलाया, सरकारों से बात हुई, उनके सेक्रेटरी साहबान से बात हुई, मिनिस्टर साहबान, चीफ मिनिस्टर साहबान से बात हुई। उसके बाद पार्लियामेंट में लाया गया। ये लोगों जो अब शोर मचा रहे हैं किसानों के बाजू उनके साथी बनने के लिए, और किसान इनको मुंह नहीं लगा रहे। ये पार्लियामेंट में वो तो जो ये वहां बातचीत तो कर नहीं रहे, वहां तो हो इनका जो ये था कि हल्ला गुल्ला करे। हल्ला गुल्ला करने से तो बात नहीं होगी, बात तो बैठ के आपके अपने जो आपने अपने फैसले लिए थे, कानून बनाने का प्रयत्न किया था, वो आप कर नहीं पाए क्योंकि आप कमजोर थे। हमने किए हैं, हम किसान हमारे भाई हैं, हम किसानों की समस्या भी हल करेंगे। अच्छा, सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद लौट रहा हूं लालपुरा जी। हाँ बोलिए सुप्रिया, क्या कह रही हैं? आपको ये कहना चाह रही हूँ, ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं उम्र में, मैं इनसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। इकबाल सिंह जी एक सेकंड, सुप्रिया की बात सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। इकबाल सिंह जी एक सेकंड, ऐसा ही बिहार किया था। हाँ बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता है, जो भाजपा के प्रवक्ता है और सरकार के तो सवाल है। विचार विमर्श तो कानून बनने के पहले होना चाहिए ना। ये बातचीत तो स्टेक होल्डर जिनको प्रभावित करने जा रहा है, 62 करोड़ किसानों को प्रभावित करने जा रहे हैं, उनसे पहले बात करने की नहीं सोची। आप एलजेपी यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं कि ये स्पेशल कमेटी गया था। यही तो बात थी, इसको स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास भेजा जाए। आपने एक किसान से बात नहीं करी, किसान संगठन से बात नहीं करी, आज आपके मुंह पर काली कृषि मंत्री जी के साथ मंत्रियों की हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की हुई है, मनप्रीत बादल जी की हुई है, और बोलिए किस किस का नाम है। सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। कानून बनने से पहले आपने किस किसान से, किस स्टेक होल्डर से बात करी थी? एक का नाम बताइए। यहाँ पर क्यों यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है कि ये पैनल से आया, यहाँ वहां? यही मांग थी कि स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट भेजो। आप क्यों झूठ बोलते हो? आपको मैं, आप औरत है, मैं इज्जत करता हूँ। आपको भी पंजाब में कर्फ्यू लगा हुआ है और आप टोल बैरियर पे लोग बिठा के बैठे हैं। आपने अमृतसर का रेल ट्रैक खाली नहीं करवाया। आप तो कर्फ्यू आपका किस काम का है? अरे इकबाल सिंह जी, बड़े बड़े लोग किसानों के आगे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि हमारे देश के अन्नदाता हैं। आप तो इस छल्ले वाले के साथ खड़े हो, क्या बात कर रहे हो? आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पंजाब में बीजेपी की सरकार
बनेगी। गलत कर रहे हैं। पंजाब में देखिए BJP कैसे की ये सरकार देश किसानों के बनेगी। साथ खड़ा है, आपका कुछ मिलने कहाँ वाला नहीं है। प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको कैसे लोग सड़कों कुछ पे मिलने उतर आए वाला हैं, नहीं है। लेकिन आप आपकी किसानों आंखों पर के साहब भक्ति कंधे का पे रख के ना चश्मा जो है ना, अपने उस पाँव चश्मे पे से रख आपको के। दिख नहीं आप रहा है। बताइए मायने वो चश्मा कहाँ जब कर रहे हो आप? उतारेंगे तब अरे असलियत हाई कोर्ट ने दिखेगी। स्ट्रिक्चर ये पास देश किया के है। अच्छा एक सेकंड, ओके एक सेकंड रुकिएगा, मेरे साथ कपिल आप- श्रीवास्तव आ गए। एक सेकंड रुकिएगा, इकबाल सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि पहले सुनील साजन आने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, शायद प्रदर्शन करने उतरे होंगे। कपिल श्रीवास्तव, आज अखिलेश यादव इतने दिनों के बाद सड़कों पर क्यों उतरे? क्या वजह है? क्या समझ में आ गया क्या समाजवादी पार्टी को कि यहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने का बड़ा अच्छा मौका है? मानो कोई पहली चीज हम बता दें, जिस समय ये विधेयक लाया गया था और जिस तरह से ध्वनि मति से इन्होंने पारित किया था, उस समय भी हम लोग का विरोध था। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, ये विपक्षी दलों का आंदोलन नहीं है। विपक्षी दल इसीलिए इसमें शामिल होना उस समय नहीं उचित समझे, क्योंकि ये तो पहले ही से बता रहे थे कि वो किसान नहीं है, ये तो विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं। वो लोग पहुंच गए यहां तक कि इन्होंने कह दिया था कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान है, ये पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं। और फिर उसके बाद ये मंच सजा के बैठ भी गए, उनके लिए चाय पे भी ऑफर होने लगी। लेकिन जब हमारा किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने हमसे कोई बात की, हमसे कोई राय ली, कोई मशवरा किया और फिर आप ये बिल लेकर के आए, और ये अगर हमारे पक्ष में है और किसान को आप समझाने में अक्षम हैं और आप इस बात का आरोप लगाते हैं। कपीश एक सेकंड, कपीश, यहां वाजपेयी जी बैठे हैं, इकबाल सिंह लालपुरा बैठे हैं, इन दोनों का यह कहना है पंजाब और हरियाणा का यह आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में किसान इन तीनों कानूनों से नाराज नहीं है, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को मौका दिखा कि पूरा विपक्ष एक हो रहा है, ऐसे में इस रेलगाड़ी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, वरना विपक्ष की इस रेस में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आज अखिलेश यादव भी उतर आए, भारत बंद को समर्थन भी दे दिया। यूपी के किसान नाराज नहीं है, आपको मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में आगे रहना है बस। मानक भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब कोई केंद्र सरकार लेकर करके अधिनियम आती है जो कि पूरे देश के ऊपर लागू हो रहा है, तो मुसलसल एक तरीके से होगा, वो किसी भी प्रदेश के ऊपर होगा। रह गई बात उत्तर प्रदेश की, तो नहीं, एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कपीश ये भी सच है ना, सच है ये, एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब हरियाणा में होती है, सबसे ज्यादा 80-90%। इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान अगर होने वाला है पंजाब और हरियाणा के किसान को होने वाला है। यूपी में तो वैसे ही नहीं होती, 10% मुश्किल से 10 से 20% होती है एमएसपी पर खरीद। यहां का किसान इसलिए इन कानूनों के खिलाफ नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब रिफॉर्म्स की बात होती है तो उसको पुरातन चीजों से नहीं जोड़ा जाता है। मैं तो एक सीधी बात कह रहा हूं कि ये तो कह करके आए थे कि ये किसानों की सरकार है और किसानों के ही वोटों से ये बन करके आए थे। अगर 350 के करीब में अगर ये सीट पाए हैं तो इसमें क्या ये इनकार कर देंगे कि बिना किसानों के वोटों के आ गए थे? कृषि प्रधान राष्ट्र के अंदर आपने उनकी बात नहीं की, और आप जब कानून लेके आ रहे हैं तो देश के हर कोने में हो रहा है। सियासी दलों को आप क्यों मौका दे रहे हैं? हम तो कहते हैं आप हमें मौका मत दीजिए, आप हमारे किसानों की मांग लीजिए, हमें वोट नहीं चाहिए किसानों का, आप जीत लीजिएगा। यूपी के किसानों की मांग बताइए मुझे, यूपी के किसानों की मांग बताइए कपीश। बिल्कुल, हाँ, सबसे पहली चीज यह है कि कानून को गारंटी दे दिया जाए एमएसपी का, इस वजह से दे दिया जाए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को आप जो है वो संविदा नहीं बनाते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए वो कैसे जाएगा? दूसरी चीज, अब आप लेके कॉन्ट्रैक्ट खेती आ रहे हैं, इसमें अडानी अंबानी और टाटा बिरला के साथ जो है एएमयू सिग्नेचर्स होने हैं। 86% हमारे देश का सीमांत जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, जिसके पास 2 एकड़ की भी खेतियां नहीं है, वो कैसे इनसे एएमयू सिग्नेचर करेगा? जानकारी नहीं है, कानूनी रूप अखिलेश यादव का स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट में? उन्होंने कहा है कि बीजेपी और ये सरकार। कपीश एक सेकंड, एक वाजपेयी बोल रहे हैं, वाजपेयी जी को सुनिए जरा, सुन लीजिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू ने ये कहा है कि ये सरकार किसानों की आय डबल कब करेगी, इसलिए आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं वो। उन्होंने ना एमएसपी की बात की है, ना एपीएमसी की बात की है। और जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में एपीएमसी नहीं है, केरल में एपीएमसी नहीं है, तो जो राज्य नहीं चाहता वो अपने आप खत्म कर सकता है। और एमएसपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है। और मानक का सही कहना है कि यूपी में तो लड़ाई असली ये होनी चाहिए कि खरीद 10% क्यों होती है, वो लड़ाई तो कोई लड़ नहीं रहा। अगर किसानों के सच्चे हितैषी आप होते तो 6 साल से ये लड़ाई लड़ते और उसको ठीक कराते, वो तो आपने की नहीं।
स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की? वो इसी सरकार ने लागू की ना। आप अपनी डिमांड कुछ कर रहे हैं, अखिलेश यादव कोई डिमांड कर रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा बात? देखिए, सही बात ये है कि मौके का फायदा उठा के आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, करिए, लेकिन किसान तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। किसान संगठनों ने साफ कह दिया है कि हम किसी नेता को मंच पर नहीं आने देंगे, ना बोलने देंगे। अच्छा, बोलिए कपिश, बोलिए। बताया ही नहीं कि किसानों की वर्तमान समय में किसान की आय दुगनी करने के लिए लेने के लिए चले हैं। कपिश एक सेकंड, ना कपिश सवाल तो सुन लीजिए। वाजपेयी जी कह रहे हैं आपने आज तक ये डिमांड क्यों नहीं उठाई कि जितनी एमएसपी पर खरीद होती है उसमें यूपी का हिस्सा बढ़ाया जाए, सारा का सारा पंजाब हरियाणा क्यों ले जाते हैं? ये डिमांड तो आपने आज तक नहीं की और अभी भी नहीं कर रहे आप ये डिमांड। आप ये क्यों नहीं करते कि एफसीआई के थ्रू सरकार जितना पैसा एमएसपी पर खरीद में खर्च करती है उसमें यूपी का हिस्सा बढ़ाइए? सिर्फ हमारी 10 और 20% फसल की खरीद क्यों होती है? कहिए 50% उठाए सरकार, हम तो ज्यादा उगाते हैं पंजाब से। मानक भाई बहुत सीधी सी बात है, ये जानबूझ करके इस तरीके की डिबेट करना चाहते हैं कि मूल बातों पे बात ना होने पाए। भाई चक्कर ये है कि अरे मैं यूपी के किसानों की मेन बात पर ही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। यूपी के किसानों की मेन बात क्या है बताइए? एमएसपी ना, उनको एमएसपी नहीं मिलता, अभी भी उनको नहीं मिलता एमएसपी। अरे तो ये डिमांड करिए कि उनको एमएसपी मिले। देश के किसानों को केवल 6% एमएसपी मिलती है, क्योंकि इनकी जो प्रशासनिक खरीद है वो जानबूझ करके इतनी लेट करा दी जाती है। अभी बाराबंकी की कुछ ही महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि वहां पर 3 की जगह 6 लगाने थे काउंटर और 6 की जगह 3। सुप्रिया क्या कहना चाह रही है? सुप्रिया बोलिए। काउंटरों पे भी खरीदना, बोलिए सुप्रिया। ये तो जानबूझ करके ऐसा कर, इसीलिए तो कहते हैं कि कानून ओके सुप्रिया श्रीदेव खरीदे नहीं तो। हाँ सुप्रिया बोलिए। बहसबाजी एक तरफ है, सारी बहसबाजी एक तरफ है, ये किसानों की बात है, इसमें कम बरगलाएं तो अच्छा है। दो चीजें, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं। किसानों की आय 2022 तक अगर दुगनी होनी है तो कृषि में 12% ग्रोथ चाहिए। 3% ग्रो कर रहा है कृषि, तो छल्लेदार बातें करना बंद कर दीजिए। फसल बीमा योजना में 21,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने कमाए, वो छोड़ दीजिए। और बिहार की बात अभी वाजपेयी जी कर रहे थे, थोड़ी शर्म कर लीजिए। बिहार का किसान पूरे देश में सबसे ज्यादा त्रस्त है, सबसे कम कमाता है, क्योंकि वहां पर कोई एमएसपी पर खरीदता ही नहीं है। वहां मंडियां खत्म हो चुकी हैं, प्रोक्योरमेंट सेंटर 9,000 थे, अब वो घटकर 1,600 हो चुके हैं। तो बिहार का रास्ते पर ही आपको पंजाब हरियाणा आपने क्या किया इतने साल, इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। ये सरकार तो रिफॉर्म्स कर रही है, उसमें भी आप डंडा लगाना चाहते हैं, और ये रिफॉर्म्स आपके ही हैं। आप कभी कह रहे थे कि किसान नेताओं से मीटिंग नहीं की, ये तो सारा होमवर्क आपने करके दे दिया था हमको। आप कर रहे थे बकायदा होमवर्क, स्टैंडिंग कमेटी, अमेंडमेंट, जब हम अपोज बीजेपी अपोज कर रहे थे, ये तो आपके ही बयान है भाई। ओके इकबाल सिंह लालपुरा, सारी चीज इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह जी, इकबाल सिंह जी सुप्रिया के सवाल का जवाब दीजिए। आप जो डबल कर देंगे 2022 तक, वो कह रही हैं आप झूठ बोल रहे हैं, और आप सिर्फ बड़ी कंपनियों को, बड़े उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लेकर आए। इनका सत्कार करता हूँ, कुछ कहना नहीं चाहता। मैं तो गुरु का सिख हूँ, हमारे गुरु ने सिखाया झूठ नहीं बोलना और किसी की दूसरे की इज्जत करना है। इनको ये कहाँ से सीखा है झूठ बोलना, मैं नहीं जानता, और चिल्लाना कहाँ से सीख लिया ये भी नहीं मैं जानता। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि स्वामीनाथन की जो कमेटी थी वो भी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के समय में बनी, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन के करने के काम किया। हम 6,000 रुपया पर एकड़ किसान को दे भी रहे हैं, और उसके बाद बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन स्कीम चल रही है। आप जो लोग हैं आप बातें करना जानते हैं, लूटना जानते हैं। ओके एक सेकंड इकबाल सिंह जी, एक सेकंड इकबाल सिंह जी, एक सेकंड इकबाल सिंह जी, एक और सवाल मुझे पूछना पड़ेगा, टाइम भी खत्म हो रहा है। इकबाल सिंह जी सवाल बड़ा सीधा है, कल भारत बंद है और ऐसा लग रहा है पूरा विपक्ष एक साथ उसके समर्थन में आ गया है। जहां जहां ये विपक्षी दल आपके सत्ता में हैं, और सारे ही हैं, उन राज्यों में असर दिखना स्वाभाविक होगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, कल भारत बंद के बाद परसों आपकी मीटिंग है किसान नेताओं से, फिर से आप किन किन मांगों पर उनकी विचार करके उनके शक, उनकी शिकायतें, उनके डर दूर करने के लिए तैयार हैं और बीच का रास्ता निकाल लेंगे? कितना विश्वास है आपको? उन्होंने 8 अपने बिंदु रेज किए हैं, पॉइंट रेज किए हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों साहबान ने उसके बारे में विचार किया है
हम उसका सभी जो समस्याएं हैं उनका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे और 9 तारीख को समाधान सामने होगा। ओके, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं मैं। और इकबाल सिंह लालपुरा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कोई ना कोई समाधान किसानों की समस्याओं का, डर का, शक का, शिकायतों का जरूर निकाल देंगे। देखते हैं 9 तारीख को क्या होता है। लेकिन 9 तारीख से पहले देश के लोगों को कल भारत बंद के लिए तैयार रहना है। शुक्र की बात यह है, किसान नेता कह रहे हैं कल सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक ही भारत बंद करेंगे ताकि आम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आज आने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत, इकबाल सिंह लालपुरा, सैयद फैसल अली, कपिश आपका, वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।